वो एक मीडियम के अंदर चल रही है और जैसे ही वो मीडियम को चेंज करती है और मान लिया जाए कि जो दूसरा मीडियम है वो मीडियम हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, वो आपके पास सिर्फ डेंसर हो जाता है, तो ये अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज, ये ऐसे आ जाती है। और ये हमारे पास एक इमेजिनरी नॉर्मल होता है, ये उसकी तरफ बेंड करने की कोशिश कर जाती है, ये ऐसे। और हमारे पास यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट है और मेरे पास यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। ये मेरे पास यहाँ पर आपके लिए रेयरर मीडियम है और ये मेरे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम। और हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात जो कि पूरी फिजिक्स को, पूरी रे ऑप्टिक्स को यहाँ पर कंट्रोल करेगी, और वो है म्यू आर इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू डेंसर इंटू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आर आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी, आपके पास स्नेल्स लॉ बन जाएगा। नाउ दिस बिकम्स द स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, द स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ बन रहा है किसके लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो हमारे पास उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जब डेंसर से आपके पास जो लाइट है वो अगर मेरे पास रेयर मीडियम की तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब मेरे पास मान लिया जाए कि अब डेंसर मीडियम आपके पास ऊपर की तरफ है और जो रेयर मीडियम है वो हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ, देन व्हाट विल हैपन, इस केस के अंदर जो हमारे पास हमारी रे ऑफ लाइट होगी, ये रे ऑफ लाइट अगर हमारे पास ऐसे इंसिडेंट है तो ये दूसरे मीडियम में जाकर आपके पास क्या हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपके पास बेंड कर जाएगी। नॉर्मल इन दोनों सरफेसेस की बाउंड्री के ऊपर ड्रॉ किया गया एक 90 डिग्री का आपके पास एक लाइन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये मेरे पास डेंसर मीडियम है और ये मेरे पास यहाँ पर रेयर मीडियम, ये मेरे पास इंसिडेंट लाइट है और ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड लाइट है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ये अंदाजा होना चाहिए कि जब आपके पास एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो हमारे पास इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द। तो ये तो कहानी हमें समझ में आ जाती है। अगर म्यू कम होगा तो एंगल बढ़ जाएगा और अगर आपके पास म्यू ज्यादा होगा तो एंगल छोटा हो जाएगा, यानी कि म्यू और जो एंगल थीटा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा, लेकिन कौन सा साइन ऑफ थीटा, अपने मीडियम के, किसी और मीडियम का नहीं, अपने मीडियम। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। दूसरी चीज हमने ये भी शायद से देख लिया था कि जो म्यू है वो आपके पास किसके बराबर होता है, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था। कि आप में से कोई बच्चा बताएगा कि ये कर लिया था कि अभी नहीं किया था, बच्चे बताओ। नो सर, नो सर, नहीं किया था। ओके, सो दिस इज द कॉचीज रिलेशनशिप। ये अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ये हमारे पास एक कॉचीज रिलेशनशिप है, इसकी डेरिवेशन हमने नहीं देखनी। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल आपके पास लॉ है जो कि हमको एक सिंपल बात बताता है कि किसी भी जगह का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि किसी भी जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, वेवलेंथ पे। इसका मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सपोज कि मान लिया जाए कि देयरफॉर अगर मैं बोलूंगा कि म्यू ऑफ ग्लास किस पे डिपेंड करता है तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा, आपके पास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द ग्लास, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द ग्लास, ये इस बात पे डिपेंड करती है। तो अब धीरे धीरे मुझे कुछ और चीजें भी समझ में आनी शुरू हो जाती। जैसे हमारे पास पॉइंट नंबर 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 1, और वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास सपोज एंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। अगर ये मेरे पास आ गया तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा इन द वाटर
डिवाइडेड बाय लैम्डा इन द क्लास। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करता हूं तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है। अब वेवलेंथ छोटी होने का मतलब कौन बच्चा समझ पाए? मैं यहाँ पर दो वेव्स आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। एक वेव मेरे पास ये रही और दूसरी वेव मेरे पास ये रही। आपको समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ कहाँ छोटी होगी और कहाँ बड़ी होगी? यस बताओ कहाँ पर बड़ी और कहाँ पर छोटी है? सर, सर फर्स्ट पहले में बढ़िया है। पहले में बड़ी है और दूसरे में छोटी है क्योंकि वो कंजेस्टेड होगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फर्क पड़ता है वेव नंबर पे। वेव नंबर क्या है? सपोज कि अगर मान लिया जाए कि मैं किसी ऐसे मीडियम में जहां पर वेवलेंथ बड़ी है, वेवलेंथ कब बड़ी है तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होगी कि कम होगी? डिस्टेंस कम होगी। और अगर मान लिया जाए मैं डेंसर मीडियम में चला जाता हूँ, वेवलेंथ कम हो जाती है तो वहां वेव नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ज्यादा हो जाएगा। और इस वजह से, लेकिन डिस्टेंस हो सकता है वो दोनों सेम कवर करें, लेकिन वेवलेंथ के चेंज होने से वेव नंबर पे फर्क पड़ जाता है। ये पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखिए। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है कि अगर कोई टीचर बोलता है वेव नंबर क्या, तो मेरा वेव नंबर क्या किसके बराबर होता है? पाथ जो कि हमने किया डिवाइडेड बाय लैम्डा जो कि वेव। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर तो साफ मुझे एक बात समझ में आती है, जैसे लाइट अपना मीडियम चेंज करती है स्पीड पे फर्क आता है, वेवलेंथ पे फर्क आता है, फेज और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आता। फेज और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आता। फेज और फ्रीक्वेंसी पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। अगर टीचर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, यू हैव टू जस्ट टिक कि भैया ये हमारे पास ये चीजें चेंज हो रही है और ये चीजें आपके पास चेंज नहीं हो रही। कुछ एक का पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और आगे की को चलते हैं। कैसे? मेरे सर वहाँ पे पाथ क्या था, किस चीज का पाथ लिया हमने? बात हो सकता है, मान लिया जाए मैं तुमको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। ओके सर। यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब हमारे पास अब कंप्लीट रिलेशन क्या है? सपोज कि कोई टीचर बोलता है म्यू ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। अगर वो कंपैरिजन करने को बोलता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? मेरे पास वेलोसिटी इन द वाटर, किसकी वेलोसिटी है? लाइट की, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ग्लास, ये इनवर्सली। आल्सो लैम्डा इन द वाटर डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ द ग्लास। ये हमारे पास एक करेक्ट रिलेशनशिप, ये हमारे पास यहाँ पर एक करेक्ट रिलेशनशिप आ गया, जिस रिलेशनशिप को टीचर यूज करेगा फॉर डेवलपिंग द क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब आगे चलते, ये पॉइंट नंबर 1 था। और पॉइंट नंबर 2 हमारे पास अब क्या आता है? पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या आता है? सपोज कि टीचर मुझे बोलता है लैम्डा इन अ मीडियम किसके बराबर हो? सपोज तो ये मेरे पास आ जाएगी लैम्डा इन द एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सैंपल प्रॉब्लम, जरा सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज कि टीचर मुझे बोलता है कि लैम्डा इन द एयर इज 4000 एंगस्ट्रॉम। The lambda in the air is 4000 angstrom and refractive index of the medium is 4/3. 4/3 ये हमारे पास है। So what is the lambda in that medium? जी बोलिए शाबाश। What is the lambda in that medium? शाबाश बोलिए। 1000 एंगस्ट्रॉम। या हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? सिंपल, दिस 4000 डिवाइडेड बाय 4/3 एंगस्ट्रॉम। सो व्हाट विल बी द वेवलेंथ? शाबाश बताओ। 3 into आपके पास 10⁻³ एंगस्ट्रॉम एंड दैट विल बी योर। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो पूछ सकते, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वेव नंबर। वेव नंबर कैसे कंपैरिजन किया जाता है? देखिए हमारे पास वेव नंबर के लिए हमको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास एक लाइट दो अलग अलग मीडियम में सेम डिस्टेंस कवर करती है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग,
सो मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास पहला मीडियम है और ये मेरे पास यहाँ पर इसी तरीके से कोई दूसरा मीडियम। ये मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम है और इन दो अलग अलग मीडियम की जो लेंथ है ये हमारे पास सेम है। नाउ द लेंथ ऑफ बोथ मीडियम इज सेम। ये भी बच्चा हमारे पास एल है, ये भी मेरे पास एल। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। और जब इसके अंदर वेव एंटर करती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, और जनरली क्या किया जाता है आयुष, इसको एयर के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन मैं एयर पे ना जाकर मैं बात करूंगा किसकी, हमारे पास आई विल टॉक अबाउट इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर। मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूंगा, मैं जनरल से बात करूंगा। जी दिशा। सर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो दोनों के लिए सेम होता है उस टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं ना, मतलब हम कि मतलब वो की बात करेंगे ना, अगर टाइम की बात करेंगे तो आप जिस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो वो ऑप्टिकल पाथ, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके सर। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात किसी और चीज की कर रहा हूँ, मैं वेव नंबर की बात कर रहा हूँ। हमारे पास आपके पास सेम टाइम के अंदर जो आप सेम डिस्टेंस कवर करते हो, वो डिस्टेंस कवर करते हो तो उसको हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। ओके सर, मैं वही चीज कंफर्म कर रही थी कि यहाँ पे जो हमने टाइम पीरियड कंसीडर किया वो तो सेम ही होगा ना हर बार, तभी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर सेम लेंथ की बात हो रही है, जो आप सेम, यहाँ पर हम वेव नंबर की बात करेंगे, जो आप बात कर रहे हो वो ऑप्टिकल पाथ है। यस। अगर आपके पास वही जो सेम टाइम के लिए अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर चलती है तो वो जो डिस्टेंस वहां पर कवर किया जाता है उसको हम ऑप्टिकल पाथ, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये मेरे पास यहाँ पर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये μ2। जब हमारे पास हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो वेवलेंथ आपके पास अलग हो जाएगी और इसका कोई नंबर भी होगा, लेट दी नंबर भी N1 और लैम्डा 1 है, तो यहाँ पर L की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, N1 लैम्डा 1। जब आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करोगे तो किस पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट किस पे फर्क पड़ेगा, आपकी वेव लेंथ पे फर्क पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ पर μ2 नंबर ऑफ आपके पास वेव्स बन जाएगी N2, लेकिन लेंथ तो दोनों की क्या रही, सेम रही। तो मेरे पास μ1 into N1 is equal to μ2, I'm sorry, not this one, I'm sorry for ये मेरे पास आ जाएगी लैम्डा 1 into N1 is equal to लैम्डा into N2। वाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास एक कोई स्केल है, स्केल आप समझते होंगे जो घरों के अंदर होता है, हमारे पास हमारी ज्योमेट्री में भी होता है। कोई पर्सन बोलता है कि मैं 2 सेंटीमीटर को रेफरेंस लेता हूँ, तो 20 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए उसको 10 रीडिंग लेनी पड़ेगी, और अगर मैं 1 सेंटीमीटर को रेफरेंस लेता हूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20 रीडिंग लेनी पड़ेगी। यानी कि आप रेफरेंस को अगर चेंज करते हो तो नंबर ऑफ रेपिटेशन पे फर्क पड़ता है, लेकिन मेजर तो आपने एक ही चीज। हमारे पास ये जो N1 है ये नंबर ऑफ वेव, ये 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे। तो जो L होगा वो लैम्डा 1 into N1 होगा। लैम्डा 1 एक स्टेप है और N1 नंबर ऑफ स्टेप है, तो L किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाय N1। और यहाँ पर आपके पास लैम्डा 2 इसके स्टेप का साइज है और N2 स्टेप्स लिए, तो L किसके बराबर होगा, लैम्डा 2 N2। सिंपल सी बात है। और मेरे पास यहाँ पर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, ये मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी N2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, N1। और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके बराबर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो इसका मतलब अब ऊपर μ2 आ जाएगा और नीचे मेरे पास म्यू। यहाँ पे टीचर डिफरेंस इन वेव नंबर भी पूछ सकते हैं, प्लीज ध्यान रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव नंबर। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत रेयर हो चुके हैं, बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, ये भी सच है, ये भी सच है हमारे पास के क्वेश्चन इसके 1 या 2 तो है जो कि हमको पता होनी चाहिए।
तो अब इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जैसे n2 है और डिवाइडेड बाई n1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा म्यू2 और नीचे हमारे पास म्यू1, नीचे हमारे पास म्यू1। अब समझो ना बच्चे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास ज्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अगर म्यू2 छोटा है तो वेवलेंथ बड़ी है, तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा, अगर डेंसर मीडियम है, ज्यादा बहुत बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वेव नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वेव नंबर भी आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए और मैं बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ, मैं बड़े आराम से इन क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो ये मेरे लिए बच्चों वाली बात हो जाए। ठीक, चले आगे की तरफ, देखें आगे की तरफ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश। और कोई डाउट है, हाँ बोलो बोलो, है कोई डाउट, है कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये मान लेते हैं कि म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। मैं एक्स्ट्रा एक बात बताया, अगर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 होगा तो डेंसर मीडियम में n2 इज ग्रेटर देन n1, ये बात ध्यान रखना। और डिफरेंस इन वेव नंबर क्या आ जाएगा, n2 माइनस ऑफ n1, ये बात ध्यान रखना। डिफरेंस इन दी वेव नंबर विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, n2 माइनस ऑफ n1, n2 माइनस ऑफ n1, n2 माइनस ऑफ m1। इस बात को फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। चले, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा दिशा, कई लोग कर देते हैं इसके अंदर से, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं सर, वो मैंने ऐसे ही सोचा था कि अगर टाइम पीरियड मतलब हम वो कंसीडर अभी आपको करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं लेंस की बात करूंगा तो वहां पर फायदा होगा। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, वो क्या चीज होती है, वो अभी अगर मैं कराऊंगा तो मैं तो फॉर्मूला लिखवा के छोड़ दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा पता नहीं ये क्या चीज होगी, तो वो अभी फायदा नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, लेकिन अच्छी बात है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है कहीं। चलिए आगे चलते। नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं है वो, मैंने ऐसी वेवलेंथ देखी ना, तो मैंने थोड़ा सा टाइम के बारे में सोचा कि वो भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, पर उसका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। ओके सर, नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। और आज अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द स्लैब, refraction of the light through the slab, a refraction of the light through the slab। ये बच्चे अब हम यहाँ पर पहला टॉपिक सीबीएसई का करेंगे, ये मेरे पास पहला टॉपिक सीबीएसई का। हम पहले सीबीएसई से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके हम अपने लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक आपके पास मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की स्लैब है, और हमारे पास यहाँ पर एक लाइट जो है वो यहाँ पर हमारे पास एंटर कर रही है, और ये नॉर्मल है हमारे पास, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। बाहर हमारे पास एयर है और ये लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर करती है, अंदर डेंसर मीडियम है तो ये लाइट हमारे पास डेविएट हो जाती है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हमारे पास एक और बाउंड्री मिलती है, एंड देन ये दोबारा से एयर में चली जाती है, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या कर जाती है, दोबारा से बेंड कर जाती है। अब क्या क्या चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ पाओगे। जो थिकनेस है इसकी, जो थिकनेस है हमारे पास वो इसकी टी के बराबर है, जो थिकनेस है हमारे पास ये टी के बराबर है। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके पास
आपके पास ये पैरेलल फेसेस है, तो ये आर है तो ये भी आर है, और फाइनली ये मेरे पास आपके लिए क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां पर मेरे पास एयर है, ये मेरे पास एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, और बाहर भी मेरे पास यहाँ पर एयर है। और हमारे पास अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन की फिनोमिना देखें, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर डेवलप होता है वो ये है कि लाइट हमारे पास यहाँ पर लेटरली डिस्प्लेस करेगी, लेटरली, ये साइडवेज बच्चा हमारे पास क्या कर गया, डिस्प्लेस। लाइट का एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, जरा बताओ कोई बच्चा मुझे। हमारे पास लाइट का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, हाँ या ना। अगर ये मीडियम आपके पास ऐसे होता तो लाइट का एक्चुअल पाथ हमारे पास ऐसे होना चाहिए था। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट ने तो सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन लाइट अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, और ये हमारे पास अपने ओरिजिनल पाथ से x डिस्टेंस से डिविएट हो जाती है, ये यानी कि ये हमारे पास x डिस्टेंस से क्या होगी, डिविएट होगी। इसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट देते हैं कि जो लाइट है वो लेटरली डिस्प्लेस होगी, ये लाइट हमारे पास लेटरली डिस्प्लेस होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको, तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, यहाँ पर फोकस करना, मुझे ये चीज समझ में आती है, नंबर 1, लाइट एयर से ग्लास में गई और ग्लास से एयर के अंदर, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये दोनों बराबर है। आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एक बाउंड्री है x और x डैश, और दूसरी बाउंड्री मेरे पास क्या है, y, और दूसरा बच्चे बता दो y डैश। मेरे पास एक बाउंड्री है x और x डैश, और दूसरी क्या है मेरे पास, y और y डैश। इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, कहाँ पर लगा देता हूँ स्नेल्स लॉ, मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ आपके पास x और x डैश के ऊपर, तो बताओ क्या चीज है। मेरे पास यहाँ पर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर, और अगर मैं y और y डैश के ऊपर लगा दूं, अगर मैं y और y डैश के ऊपर लगा दूं तो क्या, पैरेलल लाइन की वजह से ये r और ये r। नाउ दूसरे मीडियम के लिए हमारे पास ये r क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू इंटू साइन ऑफ r इज इक्वल टू, एयर में चला गया 1 इंटू साइन ऑफ। तो हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को देखूं और इस इक्वेशन नंबर 2 को देखूं, बताओ इन दोनों से क्या चीज पता लगे, इन दोनों से हमारे पास क्या पता लगेगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास I इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, E। हमारे पास I और E ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, हम एयर से ग्लास के अंदर आए और ग्लास से एयर के अंदर, ये आगे चल के एक बहुत फंडामेंटल आपके पास प्रिंसिपल बनेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अभी तो हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बोल दिया आई के बराबर, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते। तो चलो ये हमारे पास यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर दो ही मीडियम है, एयर ग्लास एयर, एयर ग्लास एयर, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखो, ये मैं नीचे लेके आया, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल कंप्लीट करूं बेटा जी, और ये मैं इसको ले लेता हूं ए, यहाँ पर बी, और ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये जो आपके पास है ए बी। अब ट्राइंगल आप देखिए ए बी और आपके पास सी, इस ए बी सी के अंदर कॉस ऑफ आर किसके बराबर है, जरा बता दो। कॉस हमारे पास आ गया बेस, जो कि आपके पास ए बी, जो कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के बराबर, अपॉन आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज, जो कि आपके पास ए सी के बराबर है, ये ए सी के बराबर है। और ये मेरे पास फिर से आपके पास इक्वेशन आ गई, एक बता
ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर एक बी सी आ गया। अब मैं इसको डी कर देता हूँ। अब अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, अगर ए सी डी के अंदर देखते हैं तो अब हमारे पास क्या, ये टोटल एंगल आई के बराबर हो गए। ये वर्टिकली आपके पास क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट एंगल। ये देखो ये आई है तो ये पूरा आई, तो बताओ ये छोटा सा एंगल आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बता दो। ये छोटा सा एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, आई माइनस ऑफ आर। और मेरे पास यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर साइन ऑफ आई माइनस ऑफ आर किसके बराबर आ जाए, ये हमारे पास साइन ऑफ आई माइनस आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूज दोबारा से ए सी, तो इस वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, जरा बता दो, एक्स ए सी इंटू साइन ऑफ आई माइनस ऑफ आर। तो ए सी इंटू साइन आई माइनस ऑफ आर, और ए सी आपके पास किसके बराबर है, टी अपॉन कॉस। तो टी अपॉन कॉस ऑफ आर इंटू यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई माइनस ऑफ। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आपके पास एक रिजल्ट बन जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आपके लिए तैयार हो जाता है। ये रिजल्ट हमारे को बताता है कि जो लाइट, वो लाइट अपने पाथ को चेंज कर जाती है। अब जो पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा उसको बताओ कि ये लाइट का सोर्स यहाँ से आता हुआ नजर आएगा, कहीं और से, कहीं और से, उसको लगेगा कि लाइट कहीं और से आ रही है, उसको एक्चुअल के अंदर ये पाथ नजर आएगा ही नहीं। तो हमारे पास ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट। और ये फॉर्मूला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंथेसाइज करते हैं, इसको थोड़ा और देखो। मेरे पास x इज इक्वल टू किसके बराबर है, t अपॉन कॉस ऑफ r, और मेरे पास साइन ऑफ i माइनस आर। अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, बताओ शाबाश, साइन ऑफ थीटा क्या हो जाता है, शाबाश बता दो। अगर मेरे पास ये थीटा हो जाता है और कॉस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मेरे पास x इज इक्वल टू टी अपॉन, मेरे पास यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, कॉस ऑफ आर 1 के बराबर है, और ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, i माइनस ऑफ आर आ जाएगा। तो ये मेरे पास i माइनस ऑफ आर, नीचे 1 आ गया आपके पास, और वी कैन राइट डाउन ये x इज इक्वल टू टी। अब मैं i को अगर कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस ऑफ आर अपॉन आई। स्नेल्स लॉ, यहाँ पर म्यू ऑफ द एयर इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर है, म्यू ऑफ द ग्लास मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ आर। तो अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो 1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो r अपॉन आई किसके बराबर है, म्यू के बराबर। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसका एक वर्जन और भी हो सकता है, और ये आ गया t इंटू आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, इसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक। नाउ दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर सीबीएसई, ये मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला सीबीएसई के अंदर किसी काम का नहीं, और सीबीएसई में इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल भी आएगा नहीं। सीबीएसई के अंदर इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आएगा भी नहीं, ये बात ध्यान रखिए। तो x इज इक्वल टू टी आई 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब हम इन चीजों को यहाँ पर समेट के रख लेते हैं। 1 माइनस म्यू नहीं होगा, r बाई आई ना बच्चे, r बाई आई, हाँ मैंने यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई म्यू, ठीक है बेटा। यहाँ पर r बाई आई आ जाएगा ना, म्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई म्यू, तो वो थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट म्यू लिख दिया, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर फिर से देख, यह हमारे पास क्या आ जाएगा, r बाई आई इज इक्वल टू 1 बाई म्यू आ जाएगा ना, ठीक है। यस सर, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर कहानी का एक पोर्शन खत्म होता है, और कहानी का दूसरा पोर्शन अब स्टार्ट हो जाता है, विच इज इवेंचुअली a very very important criteria
for solving any question of the competitive examination. कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले टीचर आपको मल्टीपल मीडिया पे लेके जाए। टीचर सबसे पहले आपको मल्टीपल मीडिया पे लेके जाए। और मल्टीपल मीडिया मतलब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मीडियम प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये मीडियम आ गया, इसकी कोई थिकनेस, फिर मेरे पास यहाँ पर एक दूसरा मीडियम आ गया। लाइट बहुत सारे मीडियम में से गुजर रही, लाइट हमारे पास, और ये सभी मीडियम हमारे पास एक दूसरे के क्या पैरेलल। फिर हमारे पास यहाँ पर कोई तीसरा मीडिया आ गया, या हमारे पास तीसरा मीडिया आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पर एक और मीडिया आ गया, सो ऑन। मतलब कि ये पैरेलल मीडियाज है, इन सबकी बाउंड्री एक दूसरे से क्या बच्चे पैरेलल। अभी तो मैंने वर्टिकली रखा हुआ है, टीचर इसको हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे मीडिया, और लास्ट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लास्ट मीडिया भी है, ऐसे सो ऑन बहुत सारे मीडिया प्रेजेंट है। और लाइट हमारे पास एक जगह से आपके पास इसमें एंटर कर जाती है, लाइट आपके पास एंटर कर जाती है। लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर कर गई इस तरीके से, फोकस करें। लाइट जैसे हमारे पास एंटर की, सपोज, और ये रुक जाओ, आपके पास ये लाइट आपके पास यहाँ पर बेंड होकर यहाँ पर पहुंची। इसके बाद हो सकता है कि लाइट आपके पास फिर ऐसे चली गई, एंड सो ऑन। मतलब कि लाइट आपके पास यहाँ पर एंड सो ऑन आपके पास लाइटली यहाँ पर बेंड कर रही है। फिर हमारे पास आगे चले तो लाइट और ज्यादा बेंड कर रही है आपके पास, एंड सो। मतलब लाइट हमारे पास इस तरीके से बेंड करती हुई चली जा रही है आपके पास, और ये हमारे पास यहाँ पर बेंड कर रही है आपके पास ऐसे। और हो सकता है कि लास्ट के अंदर हमारे पास लाइट यहाँ पर भी पहुंच जाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, ये मल्टीपल मीडिया, इन सब मीडियाज की बाउंड्रीज जो आपस में है, पैरेलल है कि नॉन पैरेलल? बाउंड्रीज आर पैरेलल। अब ध्यान से समझना, सपोज कि ये एंगल मेरे पास θ1 है और ये एंगल मेरे पास θ2 है, तो ये मेरे पास यहाँ पर θ2 आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर θ3 आ गया, ये मेरे पास θ3 आ गया, ये मेरे पास θ4 आ गया, ये मेरे पास θ4 आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर θ5 आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, μ2, μ3 एंड μ4। पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है, आप स्नेल्स लॉ लगाकर खुद ही समझ जाओगे मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं एयर से चल, ये म्यू ऑफ द एयर, स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, म्यू एयर साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ θ। पहली बाउंड्री। दूसरी बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जरा बता दो, μ1 इंटू साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ θ3। तीसरे के लिए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जरा बता दो, μ2 इंटू साइन ऑफ θ3 इज इक्वल टू μ3 इंटू साइन ऑफ θ4। नेक्स्ट वाले के लिए क्या बोलेगा जरा बता दो, μ3 इंटू साइन ऑफ θ4 साइन ऑफ θ4 इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन ऑफ θ4। क्या कहना चाह रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं इस पूरे सिस्टम में किसी भी कोई भी दो बाउंड्रीज को आपस में रिलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं डायरेक्ट, ये देखो बच्चे, एयर को किसके साथ रिलेट कर सकता हूँ? मैं एयर को किसी भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जरा बताओ। यस सर। मैथमेटिकली कर सकता हूँ। देखो, क्योंकि आपके पास अगर मैं आपको लिखूं x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू u, u इज इक्वल टू v, तो क्या मैं x और v को बराबर कर सकता हूँ आराम से? बोलो शाबाश, बोलो। Yes. कर सकते हैं ना? यस और नो? मैथमेटिकली आपको ये क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। और y को मैं u के साथ रिलेट कर सकता हूँ, मतलब, लेकिन ये बाउंड्रीज आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये हमारे पास आपस में पैरेलल होगी। आप किसी भी मीडिया, मतलब कि आपको पूरा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं। सपोज कि टीचर बोलता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री, ध्यान से देख लो, और टीचर बोल देता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 ये मेरे पास यहाँ पर 3/2 है,
मुझे एंगल θ5 निकालना, तुम 2 मिनट में निकाल दोगे। तुमको बीच वाले एंगल की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिखोगे μ1 साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू μ4 इंटू आप क्या लिख दोगे, साइन ऑफ θ5। तुम्हें θ5 निकालना। 4/3 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3/2 साइन ऑफ आपके पास θ5। ये कैंसल हो जाएगा और आपके पास साइन θ5 किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो, 4/9 के बराबर। तो ये हमारे पास मल्टीमीडिया का पहला कॉन्सेप्ट जो टीचर आपको पूछे। लेकिन ये बाउंड्रीज आपस में क्या है बच्चे? शाबाश बता दो, ये बाउंड्रीज आपस में क्या है? पैरेलल। ये बाउंड्रीज अगर पैरेलल होंगी तो आप किसी भी एक मीडिया का कॉन्सेप्ट आप किसी दूसरे मीडिया के साथ क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से लगा दो जी। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। शाबाश। अब आता है बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये हमारे पास हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट से पहले मिसकॉन्सेप्शन की बात करते हैं। मिसकॉन्सेप्शन हमारे पास ये कि बच्चे को जब हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी ग्लास स्लैब थी, मेरे पास अगर एक बहुत बड़ी ग्लास स्लैब थी हमारे पास यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर लाइट इसमें एंटर कर रही थी, चलो करवा देते हैं। ये लाइट एंटर की, ये पाथ आपके पास डेविएट हुआ और फिर ये बाहर निकली, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ठीक। और बच्चे को बोलते हैं कि भैया यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल ये वाला किसके बराबर होगा? आप एयर से चले और आप एयर पे पहुंच गए, तो बच्चे को हम बोलते हैं कि ये म्यू है, तो ये आपके पास एंगल ई क्या होगा? तो बच्चा बोल देता है कि सर ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? आई के बराबर ही होगा। ये हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस भी किसके बराबर होगा? एंगल आई के बराबर, क्योंकि आप एयर से एयर में आ रहे हो, तो आपको इन दोनों को रिलेट करना, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि पैरेलल बाउंड्रीज है। पर गलती की बच्चे को अब हमेशा लगता है कि ये चीज आपके पास आई के बराबर ही होगा, लेकिन एक चीज के अंदर अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मेरे पास यहां पर एक ग्लास स्लैब आ गया, फोकस करें, ये मेरे पास अब यहां पर एक ग्लास स्लैब आ गया। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब के अंदर लाइट हमारे पास एंटर करती है। ये लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर की, ये लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर कर रही है, और ये लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ। एक मिनट, ओके। सो लाइट हमारे पास यहाँ पर एंटर कर रही है ऐसे, इट विल रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम दिस, ये चीज रिफ्लेक्ट, और फाइनली ये लाइट हमारे पास यहाँ से आपके पास क्या कर जाएगी? इमर्ज कर जाएगी। ये लाइट आपके पास इमर्ज कर, और इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ गया? ये मेरे पास नॉर्मल आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल, ये दो नॉर्मल आ गए, ये दो हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल आ गए। क्या अब मैं यहाँ पर एंगल ऑफ आई लिखूं और ये मैं एंगल ऑफ आपके पास यहाँ पर लिखता हूं अगर आर, तो बताओ क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होंगे कि डिफरेंट हो जाएगा? सर डिफरेंट, अब डिफरेंट हो जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर इसमें मैक्सिमम बच्चा क्या गलती करता है, ये आई है ये ई है, ये बुक्स में दे रखा है, लेकिन ये आई है और ये ई डिफरेंट होगा, ये बुक्स में नहीं दे रखा, ये बुक्स के अंदर नहीं दे रखा। यानी कि आपके पास एंगल तभी बराबर होते हैं, कंपैरिजन आप तभी कर पाते हो जब बाउंड्रीज आपस में क्या होती है? पैरेलल। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है ना? अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये ग्लास स्लैब अब प्रिज्म की तरह काम कर रही है, इट इज बिहेविंग लाइक प्रिज्म। तो ये मेरे पास एंगल आर आ गया, ये एंगल मेरे पास कितना आ गया? 90 डिग्री। ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री आ गया। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? शाबाश, ये आ जाएगा 90 माइनस।
ये मेरे पास म्यू ऑफ एयर बच्चा आपके पास 1 के बराबर है, म्यू ऑफ ग्लास मेरे पास म्यू के बराबर है, म्यू ऑफ द एयर मेरे पास 1 के बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ द एयर मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ग्लास इंटू साइन ऑफ, आपके पास कितना आ जाएगा, पहले आर आ जाएगा, ये मेरे पास साइन ऑफ आपके पास आर आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ द ग्लास इनटू साइन ऑफ, अब मेरे पास कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, 90 माइनस, और यहाँ पर म्यू ऑफ एयर इनटू मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ। लग गया पता मैंने कहाँ कहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दिए। मैंने पहला स्नेल्स लॉ लगाया एक्स और एक्स डैश के बीच में, ये x और x डैश के बीच में, और मैंने दूसरा स्नेल लगाया x डैश और x डबल डैश के बीच में, x और x डबल डैश के बीच में। म्यू ऑफ एयर 1 है, तो हमारे पास अब बताओ कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा। मेरे पास आ गया 1 वाला x डैश और x डबल डैश में नहीं लगेगा। एक मैं तेरे साथ सारी चीजें क्लियर कर दूं, इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ y, ये हमारे पास x और x डैश, ये मेरे पास क्या आ गया, x और x डैश। हाँ बोल बेटा। सर दूसरा वाला x डैश और x डबल डैश में नहीं लगेगा। दूसरे वाला x डैश और x डबल डैश पे लगेगा बच्चे, x डैश और x डबल डैश पे लगेगा बच्चे। ये म्यू ऑफ ग्लास आपके पास आ गया, ये म्यू है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा म्यू इनटू साइन ऑफ, मेरे पास अच्छा साइन 90 माइनस आर किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ आर, तो 1 इनटू साइन ऑफ ई, ये मेरे पास x डैश और x डबल डैश, तो म्यू इनटू कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। अब ध्यान से देखते जाना, यहां पर मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ। अब यहां पर आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ऑफ आर को आप क्या लिख सकते हो जरा बता दो, साइन ऑफ आर को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। यहां पर अगर हम म्यू को देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई एंड डिवाइडेड बाई म्यू, रूट बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ ई। यहां पर म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ ई इज इक्वल अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, म्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आई, और ई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास इस पूरे के पूरे आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। एक बेटा क्लियर है वाली चीज आपको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास वो तरीका है जिस, अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स बहुत मतलब क्या आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आपको क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि मैथमेटिकली ये क्या कर रहे हैं सर। यहाँ पर ये अब ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, ये पता है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नाउ दिस ग्लास स्लैब इज बिहेविंग लाइक अ प्रिज्म, ये हमारे पास प्रिज्म की तरह बिहेव कर। यहां से हम प्रिज्म की इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं कि जो प्रिज्म है वो हमारे पास क्या काम करता है। नेक्स्ट सो हमारे पास यहाँ पर ये आपकी रिफ्रैक्शन। नाउ अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये किसके ऊपर बेस्ड है जरा बता दो, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन पे बेस्ड फिनोमिना, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये रिफ्रैक्शन ऑफ आपके पास यहाँ पर लाइट के ऊपर बेस्ड फिनोमिना, क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स होती हैं
उनकी डेंसिटी सेम होती है कि डिफरेंट होती है? एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है, डिफरेंट। और इसकी वजह से आपको लाइट बहुत ज्यादा बेंड होती हुई नजर आती है, और हमारे पास इस वजह से स्टार्स आपको ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट वन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के साथ साथ दे डिले सनराइज, दे डिले सनराइज एंड सनसेट, दे डिले सनराइज एंड आपके पास नहीं अर्ली सनराइज, आई एम सॉरी, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। सो वी हैव अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज एंड आपके पास डिले सनसेट। 2-2 मिनट का फर्क हो जाता है। इसकी वजह हमारे पास रिफ्रैक्शन। अगर हम अपनी अर्थ को यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि यह हमारे पास अर्थ है, तो हमारे अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है इनके भी हमारे पास क्या है, वेरिंग डेंसिटीज है। ये वेरिंग डेंसिटीज है, यानी ऊपर की तरफ हवा रेयरर होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, डेंसर हो जाती है। और अगर मान लिया जाए कि हमारे पास हम सनराइज की बात करते हैं, तो सनराइज आपको पहले क्यों नजर आने लग जाता है? इसकी वजह हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास जो 3 ब्लैक कलर की लाइंस है, ये हमारे पास इंडिकेट कर रही है किसको? ये इंडिकेट कर रही है हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर को, और ये हमारे पास सन यहाँ कहीं पर, और यहाँ से आने वाली लाइट, जो भी लाइट है, ये आपके पास जैसे यहाँ पर पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर से बेंड होते हुए, ये एटमॉस्फेयर से बेंड होते हुए आपके पास बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन इस सन को देख रहा है तो वो सन को बिल्कुल कहां पर देखेगा? बताओ शाबाश बच्चे, ये सन को अपरेंटली यहाँ देखेगा। ये हमारे पास सन की ओरिजिनल आपके पास पोजीशन है, लेकिन जो पर्सन यहाँ पर होगा वो सन को बिल्कुल आपके अपने सामने देखेगा इमेज। और यही सनसेट के टाइम पर भी होता है कि आपका सन नीचे जा चुका है पर आप इमेज जो होती है स्लाइटली ऊपर की तरफ को देखते हैं। तो ये 2 चीजें हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। यह एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो आपको 2 मिनट पहले सनराइज नजर आ जाता है और 2 मिनट लेट तक आपको यहाँ पर सन जो है बच्चे दिखाई देता रहता है, सनसेट डिले हो जाता है। यही नहीं, अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर फ्लैटनिंग, अगेन the flattening of the sun at the top during sunset or sunrise, during the sunset or sunrise, during the sunset or sunrise और the sunrise। ये हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज है। अगेन हमारे पास जब सन से हमारे पास लाइट पहुंचती है तो जो टॉप मोस्ट सरफेस की लाइट है वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर की लाइट को आपके पास क्रॉस करके, लेयर्स को क्रॉस करके हमारे पास पहुंचता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या, ये एटमॉस्फेयर की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इसकी वजह से हमारे पास पहुंचता है। इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होती है और हमको इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है सनसेट या सनराइज के टाइम के ऊपर स्लाइटली फ्लैट नजर आती है, जबकि साइड जो होती है वो एक जैसी ही एटमॉस्फेयर की लेयर से हमारे पास पहुंचती है। तो साइड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉप जो होता है वो आपके पास क्या कर जाता है, फ्लैट कर जाता है। ये रिफ्रैक्शन का हमारे पास कमाल। ये सेक्शन सर ये फ्लैटिंग वाला एक बार समझाना। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ये सन है और आप यहाँ पर हो तो इसके टॉप से जो लाइट आप तक पहुंचेगी वो एटमॉस्फेयर की ज्यादा हाइट को कवर करके आएगी। सही या गलत? आपके घर के सामने जो दीवार है उस दीवार के टॉप से जो लाइट आ रही है वो ज्यादा एटमॉस्फेयर की लेयर कवर करके आएगी कि साइड से कवर करके आएगी ज्यादा? टॉप से। और टॉप के ऊपर रेयरर मीडियम होता है और आप तक क्या होता है, डेंसर मीडियम। तो ये लाइट जैसे जैसे आप तक पहुंचती है ये इतनी बार रिफ्रैक्ट हो जाती है कि आपको वहां पर एक इल्यूजन पैदा होता है और आपको उसका जो टॉप होता है वो आपको स्लाइटली फ्लैट नजर आता है। इसकी वजह हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। लेकिन साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आपके साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉप से नीचे आपका जो आपकी लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके फ्लैट सरफेस का इल्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है? यस सर। चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे, बाकी अब हम शाम को मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा।
शाम को हम इसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शाम